अच्छा सर, वंस मैंने डिफरेंस समझ लिया बिटवीन दी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड मैं ऑडिट क्यों करवाती है कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अब हम ये देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस बिना पे बनाए जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो हम क्लास में सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस बिना पे, किस बेस पे बनाए जाते हैं। वो कहता ये है आपको कि भाई वेन एवर यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो या तो आप अपनी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनाएंगे उसको आप फोरकास्ट करेंगे। क्या करेंगे? फोरकास्ट करेंगे। अब ज़रा बहुत ही सुकून और तामुल से समझना कि सीन क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, सुनना। मैंने कहा फोरकास्ट का मतलब ये है कि आपके पास अब तक पास्ट ट्रेंड में ये पता है कि आपकी सेल्स क्वांटिटी कितने से ग्रो हुई है। सही है जी। आपने सेलिंग प्राइस आज तक कितने से ग्रो की है, ये आपको पता है। अच्छा भाई, फिर आपको ये पता है कि आपका जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो कितना है। आपने ये देखा है कि आपने प्रीवियसली सैलरी इंक्रीमेंट कितना दिया है। आपने आज तक ये किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या कहा? सेल्स क्वांटिटी की ग्रोथ पता है, सेलिंग प्राइस की ग्रोथ पता है, एम्प्लॉय टर्नओवर पता है आपको, यानी एम्प्लॉय कितने छोड़ के गए, और सर आज तक यानी पास्ट ट्रेंड के हिसाब से, और आपने प्रीवियसली सैलरी के कितने इंक्रीमेंट्स दिए हैं। आपने ये कहा कि मैं अपने इस प्रायर ईयर के डेटा को, यानी सर पास्ट डेटा को यूज़ करके एक फोरकास्ट बनाऊंगा, एक फोरकास्ट बनाऊंगा। अच्छा, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरा कहलाता है सर रिलायबल एस्टीमेट। ये मेरा क्या कहलाता है? रिलायबल एस्टीमेट। अच्छा, रिलायबल एस्टीमेट का मतलब बहुत सुकून से समझना, बहुत सुकून से समझना। रिलायबल एस्टीमेट का मतलब है कि आई एम प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन माई हिस्टोरिकल अवेलेबल डेटा। फिर सुनिएगा, हिस्टोरिकल अवेलेबल डेटा को ऑडिट नहीं कर रहा, उसके ट्रेंड्स को यूज़ करके आगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ बेस्ट एस्टीमेट के बेसिस के ऊपर। यानी बेस्ट एस्टीमेट ये कि आज तक ये होता है तो आगे भी यही होगा, आज तक ये होता आया तो आगे भी यही होगा। एक तरीका तो यह है कि मैं अगर फोरकास्ट करूँ इन्फॉर्मेशन को, तो फोरकास्ट ये है कि भाई आपने क्या किया कि आपने अपने प्रायर ईयर्स के डेटा को देखा, उसमें से अपने कुछ की एलिमेंट्स निकाले और उसको आगे आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए यूज़ किया। इसको हम कहते हैं फोरकास्ट इंफॉर्मेशन। आए आगे देखते हैं। फिर एक पीएफआई बनता है, यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, यूजिंग हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। यानी सर अगर मैं आपको बताऊं हाइपोथेटिकल, ये देखो यार ये इतना ट्रिकी है, इतने इसमें जारगन्स हैं कि तुम्हारे दिमाग की चटनी बन जानी है, पर आप अगर इसको सुकून तमीज़ से समझेंगे ना तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाना है। तो इसी एग्जाम्पल को मेरे साथ लेके चलें। अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भाई मुझे एक बात पता है कि मेरे पास सेलिंग प्राइस की जो ग्रोथ है वो ये रही है XYZ। अच्छा भाई, मैंने कहा मेरी जो सेल्स क्वांटिटी है उसकी ग्रोथ XYZ रही है, बट मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले रहा हूँ। हाइपोथेटिकल का मतलब ये कि व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हो गया तो ये इम्पैक्ट होगा। ऊपर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई मैंने कुछ ये नहीं किया कि ये होगा तो कुछ होगा, मैं बोल रहा हूँ जो होता है वही होगा। उसी के बेस पे मैं ग्रो करवा रहा था, तो मैं पीएफआई बना रहा था फोरकास्ट के बेस पे अपने प्रीवियस ट्रेंड्स को यूज़ करके। अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बहुत सुकून से समझना, बहुत फोकस होकर समझना कि आज एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं देखूं कि भाई जो क्वांटिटी मैं सेल कर रहा हूँ वो बच्चों की चॉकलेट्स हैं या कोकोमो है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर इन फ्यूचर, सही है, जो बर्थ रेट है वो इतने से ऊपर गया तो मेरी जो क्वांटिटी ऑफ सेल्स है वो इतने से ऊपर जाएगी. व्हाट इफ सिनेरियो, हाइपोथेटिकल अजम्पशन, हाइपोथेटिकल अजम्पशन. बात समझ आ रही? यानी ये व्हाट इफ, यानी इसके अंदर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपने डाल दिए. इसके अंदर आपने क्या डाल दिए सर? अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब लेट्स से अगर मैं कहूँ मैं बैंक हूँ, तो आज तक बहुत सुकून से समझना, ये बहुत ही क्लैरिटी से मैं समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए. मैंने कहा कि भाई आज तक मैं अगर बैंक हूँ तो मैंने एडवांसेस इतने इतने बिलियन के दिए हैं और इतने से वो ग्रो हुए हैं, तो मैंने कहा वही ट्रेंड अगर चलाऊंगा तो वो क्या बन गई? फोरकास्ट. पर मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई अब मैं व्हाट इफ सिनेरियो पे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये एक्शंस लूँगा. अच्छा, वो एक्शंस क्या होंगे? मैंने कहा कि मैं लोगों से डिपॉजिट ज़्यादा लूँगा और वही यूज़ करूँगा एडवांसेस देने के लिए. तो फिर ये क्या है? इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन आ गई कि अगर लोगों ने मेरे पास डिपॉजिट रखवाए तो ही मैं एडवांसेस दूंगा. तो फिर मैं कहूँगा कि अगर ये हो गया तो एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि अगर वहाँ से पैसे आए डिपॉजिट से तो मैं आगे एडवांसेस दे के मेरे एडवांसेस को क्या करूँगा? इंक्रीज़ करूँगा. तो जब एडवांसेस को इंक्रीज़ करूँगा तो एडवांसेस से आने वाली इनकम भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. दिस इज़ व्हाट आई कॉल हाइपोथेटिकल अजम्पशन. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपकी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी द सम ऑफ टू थिंग्स. सर व्हाट टू थिंग्स? सर फोरकास्ट प्लस हाइपोथेटिकल अजम्पशंस. यानी कुछ मैं फोरकास्ट पिछले सालों से लेके आ रहा हूँ. यानी लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्सपेंसेस मेरे चलते हुए आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो बताया कि भाई मेरा जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो ये और XYZ चलते हुए आ रहे हैं, और मैंने फिर उसके अंदर कुछ हाइपोथेटिकल अजम्पशंस डाल दी. तो फिर वो फोरकास्ट नहीं रही है, वो बन गई है प्रोजेक्शन. अच्छा, प्रोजेक्शन आपकी बनी है यूजिंग योर हाइपोथेटिकल अजम्पशंस. तो सर क्या आपको बात समझ आ रही है? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द PFI प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द PFI प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइपोथेटिकल अजम्पशन एंड कैन बी द ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स. क्योंकि अगर कोई पहली बार एंटिटी बनी है तो उसके पास तो फोरकास्ट के लिए कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि प्रीवियस डेटा ही मौजूद नहीं है. तो उसको किस बेस पे बनाने होंगे सर? हाइपोथेटिकली अजम्पशंस यूज़ करके कि ये होगा तो ये करूँगा, ये एक्शंस होंगे मेरे, ये सारी चीज़ें. पहले तो बात क्लियर है सर? यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए. यानी सर हमने पहली बुनियाद रखी, पहली बेस रखी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्ट, the PFI prepared based on forecast and the PFI prepared based on using hypothetical assumption and based on the blend of two things. तो वो भी यही कहता है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी PFI दोनों को मिला के बनी हो. तो फिर बीइंग एन ऑडिटर आपका क्या काम है भाई? यही इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करना, इसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करना, इसकी रीजनेबलनेस को टेस्ट करना, जो कि मैंने अभी सिखाया नहीं है. पर पहले क्लियर तो हो जाए कि जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है. बात क्लियर है? अच्छा भाई, फिर वो कहता ये है कि भाई आपको अपॉइंट इसलिए किया जाएगा कि ताकि आप इसकी रीज़नेबलनेस को चेक करें कि जिस बिना पे ये इन्फॉर्मेशन बनाई गई है और जो अजम्पशंस ली गई हैं तो क्या वो गिवन हालात वाक़यात में एक्सेप्टेबल है भी या नहीं भी. एग्जांपल, एक बैंक कह रहा है कि भाई मैं जो है आगे इतने डिपॉजिट्स लूँगा, इतने डिपॉजिट लूँगा, जबकि उससे कहीं ज़्यादा रेट पे, उससे कहीं ज़्यादा रेट पे दूसरे बैंक डिपॉजिट दे रहे हैं. तो भाई फिर आप कहेंगे कि आपकी अजम्पशन सही नहीं है, क्योंकि आपने उसके इन्वायरमेंट की, उसकी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेनी है बिफोर परफॉर्मिंग दिस इंगेजमेंट. यानी जैसे हम ऑडिट करते तो ये भी तो ऑडिट ही है, पर वहाँ पे मैं हिस्टोरिकल डेटा को वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं उसकी अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को वेरीफाई करता हूँ. तो उसके लिए भी तो मुझे इंडस्ट्री की उसकी नॉलेज चाहिए, कंपनी की नॉलेज चाहिए, ऑपरेशंस की नॉलेज चाहिए, वो तो चाहिए ही है. वहाँ पे ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल एफेस होता है, यहाँ पे ऑडिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है. पर दोनों का मकसद अलग है, दोनों का तरीका अलग है, वो सीखेंगे आगे ग्रेजुअली. पर समझने की बात यह है बच्चों कि आपने व्हाट्स एवर द केसेस अंडरस्टैंडिंग लेके ऑडिट करना है PFI का, जस्ट टू चेक कि द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, क्या वो, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तहत बनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो रीजनेबल अजम्पशंस के बेस पे बनी हुई है. और जो अजम्पशंस ली गई हैं, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई आपने तो सबूत इकट्ठा करना है. अब सबूत क्या इकट्ठा करना है उस पर बात करते हैं. पहले मैंने फ़र्क समझा दिया, सबूत की बात करते हैं. आपने सबूत इकट्ठा ये करना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो बनाई गई है, क्या ये
एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबलनेस बेसिस ऑफ अजम्पशन से बनाई गई है? पहला सवाल जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वैसा पॉसिबल ही नहीं है जो मैं कह रहा था, जो मेरे सर्कमस्टेंसेस थे कि ये बैंक कह रहा है कि भाई मैं इतने एडवांसेस पे इतने पैसे रेज करूँगा और पैसे रेज भी हो जाएंगे। नहीं भाई, आपको फिर बाकी बैंक से ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज़्यादा आएगा, तो उससे आपका पीएनएल क्या होगा, कम होगा। तो ये सारी रीजनेबलनेस चेक है जो आगे सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई गई है, जिस अजम्पशंस पे बनाई गई है, तो क्या वो अजम्पशंस अप्रोप्रिएटली इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर डिस्क्लोज हैं या नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्लोज होती हैं, तो यहाँ पे अजम्पशंस डिस्क्लोज होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अजम्पशंस रीजनेबल हैं, सही है जी, और मैं कह रहा हूँ वो डिस्क्लोज भी हैं। पर क्या उन्हीं अजम्पशंस को यूज़ करके जो सेल्स की ग्रोथ में कह रहा था 5% और सेलिंग प्राइस की ग्रोथ 10%, तो क्या वो उन्हीं को यूज़ करके क्या वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, ये भी मेरा ही काम है चेक करना। और फिर सब चेक कर करा के उस पर रिपोर्ट देना। बात क्लियर? आए जी देखते हैं कि ये क्या कहता है। मैंने ये कहा, पहले तो ये पढ़ते हैं टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द पीएफआई इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, यानी मैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर करूँगा फॉर बेस्ट एस्टीमेट। मैंने अभी सिखाया कि बेस्ट एस्टीमेट क्या होता है, फोरकास्ट बनाना बेस्ड ऑन योर पास्ट ट्रेंड्स और हाइपोथेटिकल अजम्पशन। आई थिंक कि आपको दोनों का मतलब क्लियर है। आगे वो बोल रहा है फोरकास्ट मीन्स prospective financial information prepared on the basis of assumptions as to future events which management expects to take and the actions management expects to take as of the date the information is prepared. Best estimate assumption. फिर कहता है अब projection means prospective financial information prepared on the basis of hypothetical assumption about the future events. Future events के अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, जैसे बच्चे पैदा हो गए तो ये हो जाएगा, ऐसी चीज़ें which are not necessarily expected to take place, such as when some entities are in a startup phase or are considering a major change in the nature of operation. जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई जब वो स्टार्टअप फेज में होती है तो दे डोंट हैव द पास्ट ट्रेंड, तो फिर वो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस लेती हैं। और फिर बोलता है कि मिक्सचर ऑफ बेस्ट एस्टीमेट एंड हाइपोथेटिकल अजम्पशन को भी यूज़ करके पीएफआई बनाई जा सकती है। ये वैसे पढ़ने में ना आपकी दिमाग की चटनी बना देता है, बट आई होप कि दिस इज क्लियर कि आपको दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। आगे बोल रहा है सच इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेट्स the possible consequences as of the date information is prepared if the events and actions were to occur a what if scenario। ये what if scenario पे बनाए जाते हैं। बात क्लियर है? अब आगे सुनिएगा। फिर मैंने ये कहा सर, अगर engagement to accept examine PFI the auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence as to whether, बोल रहा कि भाई ऑडिटर को sufficient appropriate audit evidence ले, किस चीज़ के लिए? पहली चीज़ बेस्ट एस्टीमेट अजम्पशंस जो हैं जिसके बिना पे पीएफआई बनाई गई है आर नॉट अनरीजनेबल। वो अनरीजनेबल नहीं है, रीजनेबल है। तो ये कैसे चेक करेंगे आगे सिखाता हूँ। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे जिसको मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। आगे क्योंकि ऑडिट तो उस चीज़ का होता है ना जो प्रीवियसली हो चुका, यहाँ पे ऑडिट तो है बट उसको मैं कहूँगा एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। आगे and in case of hypothetical assumptions such assumptions are consistent with the purpose of the information। यानी अगर मैं hypothetical assumption ले रहा हूँ तो वो मेरे purpose of information से रिलेट करती हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं कोको में बेचता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे कोको में की सेल क्या होगी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना कि मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए, तो मेरे लिए रेलिवेंट फैक्टर होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे बुढ़े हैं वो मरे हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना, ये तो कोई अजम्पशन नहीं हुई। तो आपने रेलिवेंट अजम्पशन को लिंक करना है कि भाई हाँ रेलिवेंट अजम्पशन ली हो जो मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट भी हो। बात क्लियर है? अच्छा भाई अब लेट से मैं कहूँ कि लोग 40 से 50 के ब्रैकेट में चले जाएं, ये कोई अजम्पशन वैलिड नहीं है, ये कोई अजम्पशन वैलिड नहीं है। आगे देखते हैं। द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। यानी पहले आपने देखा कि अजम्पशन सही है, अब उसी बेसिस पे अजम्पशंस पे क्या बने हुए हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बने हुए हो। फिर बोलता है द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड इन ऑल मटीरियल अजम्पशंस आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज। जो मैंने आपको बताया कि भाई अजम्पशंस रीजनेबल होनी चाहिए, उसके बिना पे बनी होनी चाहिए और वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होने चाहिए, और ये भी लिखा होना चाहिए कि आया कि वो बेस्ट एस्टीमेट है या हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जिस बिना पे वो बनाए गए वो डिस्क्लोज हो। आखिर में द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस विद हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए गए हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाए गए हैं, आपकी पॉलिसी का कोई चेंज नहीं हो उसके अंदर।
आपकी पॉलिसी का कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। तो वो कहता है कि भाई और आपने बीइंग एन ऑडिटर करना क्या, जो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। बीइंग एन ऑडिटर आपने करना ये है, बीइंग एन ऑडिटर परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर, आपने क्या करना, आपने देखना है कि क्या वो बेसिस रीजनेबल है या नहीं है, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, उसी बेसिस पे पीएफआई बनी हुई हो। तीसरी चीज़, वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज हो, इंक्लूडिंग ये भी बताए कि क्या वो बेस्ट एस्टिमेट है या हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। चौथी चीज़, वो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लगा के बनाया गया हो। अब लेट्स से कि उसमें अगर पीएफआई में मैं पीएनएल बना रहा हूँ, तो पीएनएल के अंदर मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है, तो अगर पहले स्ट्रेट लाइन पे था तो आगे भी स्ट्रेट लाइन पे, तो ऐसा नहीं है कि रिड्यूसिंग बैलेंस हो जाए। ये सारी चीज़ें। तो सर अभी तक इस क्लास को मैं यहाँ तक रखता हूँ कि यू हैव अ क्लियर ग्रिप ऑन एंड यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपोथेटिकल अजम्पशन एंड बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन, और ऑडिटर का मकसद क्या है। जज़ाकल्लाह।